मेरा नाम संध्या है। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे। मेरे पास सिर्फ एक ही बेटी है जिसकी उम्र 14 साल है। मेरी बेटी शादी के पूरे 2 साल बाद हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी बच्चे की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। हम लोग भी चाहते थे कि हम जल्दी ही पेरेंट्स बन जाएं, क्योंकि मेरे पति को और मुझे छोटे बच्चों का बहुत शौक था। लेकिन शादी का पूरा 1 साल इसी उम्मीद में निकल गया था कि अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, भगवान खुद ही हमें संतान दे देगा। उसके बाद फिर हमारी शादी को 1.5 साल हुआ और फिर मुझे माँ बनने की खुशी भी मिल गई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के परिवार वाले दूसरे शहर में रहते थे और जब हम दोनों की शादी हुई तो शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरे पति की पोस्टिंग राजस्थान में हो गई और फिर हम दोनों पति पत्नी को यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ गया था। मेरे पति ने यहाँ पर पहले तो फ्लैट खरीदा था और उस फ्लैट में हम रहा करते थे, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पति का काम परमानेंट राजस्थान का ही हो गया था और फिर हमारी बेटी भी हो गई थी। बेटी के आ जाने के बाद हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। हमारे रिश्तेदारों को हमसे मिलना होता था तो वो लोग हमसे राजस्थान ही मिलने के लिए आते थे। मेरे पति को अपनी नौकरी से ज़्यादा फुर्सत ही नहीं मिलती थी, इसलिए हम लोग कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाते थे। 1 साल तक हम इस फ्लैट में रहते रहे थे, लेकिन फिर मेरी बेटी के आने के बाद हमें ये फ्लैट छोटा लगने लगा था। मेरे पति ने फैसला किया था कि वो हमारे लिए बड़ा सा घर खरीद देंगे। वहीं आसपास के मोहल्ले में ही मेरे पति ने हमारे लिए घर भी खरीद लिया था। ये घर ज़्यादा तो बड़ा नहीं था, मगर फ्लैट से छोटा भी नहीं था। अपने घर में आ जाने के बाद हमें बहुत सुकून मिला था और फिर धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो गई। मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी बेटी से हम दोनों पति पत्नी इतना प्यार करते थे कि हमेशा हम दोनों को उसकी फिक्र रहती थी। हम लोगों को इस घर में आए हुए अभी 2 ही महीने हुए थे। मेरी बेटी सिर्फ 3 महीने की थी और उस समय वो मुझे बहुत परेशान किया करती थी। इसलिए मैंने अपने पति से कहा कि मुझे घर में नौकरानी रखवा दे ताकि वो घर का काम कर लिया करे और मैं बेटी की देखभाल कर लिया करूँगी। हमारी बेटी छोटी है, मुझे घर के कामकाज भी देखने होते हैं और फिर बेटी की भी देखभाल करनी होती है। इस सब में मैं सारा दिन थक कर रह जाती हूँ। मेरे पति को मेरा ख्याल आने लगा था, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि मैं अपनी बेटी से ध्यान हटाकर अपना ध्यान कहीं और लगा लूँ। इसलिए मेरे पति ने जल्द ही घर में नौकरानी लगवा दी थी। ये नौकरानी अपने साथ अपना 10 साल का भाई भी लाती थी। कहती थी कि मालकिन, मेरा भाई अभी छोटा है, मैं इसे लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं इसे यहाँ पर अपने साथ लेकर आया करूँगी। जितनी देर मैं आपके घर का काम किया करूँगी, ये मेरे साथ ही यहीं पर रहेगा। आपको कोई परेशानी तो नहीं है मेरे भाई से? मैंने उससे कहा था कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम अपने भाई को यहाँ पर ला सकती हो। भला मुझे उस 10 साल के बच्चे से क्या परेशानी हो सकती थी? उस नौकरानी की पहले शादी हो चुकी थी, उसके माता पिता मर चुके थे। शादी के बाद उसका पति उसे बहुत परेशान रखता। उसने बताया था कि मैंने अपनी शादी को 2 साल तक निभाने की कोशिश की थी, मगर मेरा पति नहीं सुधरा, इसलिए अपने पति से तंग आकर मैंने उससे डिवोर्स ले ली। ये मेरा छोटा भाई है जो माता पिता के मरने के बाद और मेरी शादी के बाद पूरी तरह से अकेला रह गया था। पहले ये मेरी ससुराल में मेरे साथ रहता था, लेकिन मेरे पति से डिवोर्स लेने के बाद मैं दोबारा अपने मायके आ गई थी और इसका ख्याल रखने लगी। अब दोनों भाई बहन को पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना है, इसलिए मैं लोगों के घरों में कामकाज करती हूँ। इस तरह अपना और अपने भाई का गुजारा करती हूँ। मैंने उससे कहा कि अच्छा, तो तुम अकेली हो, चलो तो ठीक है, तुम यहाँ पर काम भी कर लिया करो और जो खाना तुम हमारे लिए बनाया करोगी वही खाना तुम दोनों भाई बहन भी खा लिया करो। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी और उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी थी। वो मेरी बेटी को भी बहुत प्यार करती थी, मगर मैं उसे अपनी बेटी को ज़्यादा नहीं देती थी। उसके भाई के आ जाने से मुझे इतना फ़ायदा होता था कि वो घर का सामान मार्केट से जाकर ला दिया करता था और उसकी बहन मेघा घर के सारे काम कर लेती थी। इन दोनों के आ जाने से मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं अपने पति से इन दोनों की बहुत तारीफ़ करती थी, क्योंकि अब मुझे अपनी बेटी की देखभाल करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। मेरे पति मेघा के साथ साथ उसके भाई को भी पैसे दिया करते थे। आखिरकार वो भी तो इतनी मेहनत करता था। मेघा के भाई का नाम जतिन था। ये दोनों भाई बहन सुबह को मेरे घर पर आ जाते थे और देर रात को सारे काम से निपटने के बाद ही अपने घर वापस जाते थे, क्योंकि ये दोनों टाइम का खाना भी हमारे घर पर ही खाते थे। 5 साल इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी बेटी भी 5 साल की हो गई थी। उस दौरान मेघा ने एक बड़ी ही अजीब खबर सुनाई थी।
मेघा कहने लगी कि मालकिन, मैं एक लड़के से प्यार करने लगी हूँ। वो मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मुझे अपने भाई की फिक्र लगी रहती है। मैं उस लड़की के साथ शादी तो कर लूँ, लेकिन अपने भाई की वजह से रुकी हुई हूँ। मैंने उसे समझाया था। मैंने कहा, तुम चाहो तो उस लड़की के साथ शादी कर सकती हो। मेरी बेटी भी अब काफ़ी बड़ी हो गई है, मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। मेघा कहने लगी, मालकिन, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से जतिन कई सालों से मेरे साथ मिलकर इस घर में काम कर रहा है, मेरी शादी होने के बाद भी वो यहाँ पर काम करता रहे। वो आप लोगों के साथ यहाँ रहेगा तो मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र भी नहीं होगी। वो घर के सारे काम किया करेगा, मेरे भी बदले के सारे काम कर दिया करेगा। मेघा की बात सुनकर मैंने इस बारे में अपने पति से बात की थी। आखिरकार हम इन दोनों को पिछले 5 साल से जानते थे। ये दोनों ही भाई बहन हमारे लिए भरोसे के लायक थे, इसलिए मेरे पति ने भी मेघा के भाई को यहाँ नौकरी पर रखने की जिम्मेदारी दे दी थी। कुछ दिनों बाद ही मेघा ने उस लड़के के साथ सिंपल तरीके से शादी कर ली थी और इस तरह जतिन हम लोगों के साथ रहने लगा था। वो हमारे घर का नौकर होने के साथ साथ हमारा फैमिली मेंबर भी बन गया था, क्योंकि अब वो हमारे साथ ही रहता था। उसने अपने घर में किराएदार डाल दिए थे, जिनका हर महीने किराया आता था। मेघा कभी कभी अपने भाई से मिलने के लिए भी आ जाती थी, लेकिन फिर शादी के कुछ दिनों के बाद मेघा ने बताया कि अब वो अपने भाई से मिलने के लिए शायद कभी ना आ पाए। उसकी बात सुनकर तो जतिन भी चौंक गया था। उसने कहा कि मैं अपने पति के साथ दुबई जा रही हूँ। मेरा पति दुबई काम करने के लिए जा रहा है, मैं उसके साथ ही रहूंगी। उस दिन दोनों भाई बहन आपस में गले लगकर बहुत रोए थे। आखिरकार उन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई था भी तो नहीं। मेघा जा चुकी थी और अब जतिन हमारे घर पर बड़े ईमानदारी के साथ काम करता था। इतने सालों में उसको हम बहुत अच्छी तरह से जान गए थे। वो एक भरोसेमंद नौकर साबित हुआ था। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। देखते ही देखते हमारी बेटी 14 साल की हो गई थी। मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। लोग कहते थे कि वो बिल्कुल अपनी बुआ पर गई है, क्योंकि मेरे पति की छोटी बहन भी इतनी ही सुंदर थी। हमने अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाया हुआ था और वो 7th क्लास में पढ़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जतिन मेरी बेटी के साथ खूब हंसी मजाक करता था। मेरी बेटी मीनू जतिन को भैया कहकर बुलाती थी। जतिन खुद ही मेरी बेटी को स्कूल से घर लेकर आता था। सुबह को मेरे पति उसे स्कूल छोड़ आते थे। मुझे भी कहीं किसी काम से घर से बाहर जाना होता था तो मैं जतिन को ले जाती थी, क्योंकि मेरे पति तो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी होते थे। जतिन एक तरह से हम लोगों का बहुत साथ देता था। मेरे पति उसकी बहुत फिक्र करते थे। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, बल्कि उसका महीना होने से पहले ही उसकी सैलरी उसके हाथ पर रख देते थे। वो हमारे घर में बहुत खुश रहता था। हम सब भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा तूफान आया जिसने हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। मेरी बेटी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे थे जब अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसे तो सिर्फ मामूली सा बुखार आया था। हमने मोहल्ले में ही बने क्लिनिक पर जाकर डॉक्टर से दवाई ले ली थी। दवाई खाने के बाद मेरी बेटी को 2-3 घंटे तक तो सुकून रहा था, मगर उसके बाद फिर से उसे बुखार आने लगा। हम लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि मेरी बेटी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी और उसे भी अपनी पढ़ाई की हमेशा फिक्र थी। उसकी तबीयत खराब के दौरान तो हम लोग उसे स्कूल भी नहीं भेज सकते थे, इसलिए मेरे पति ने स्कूल में मेरी बेटी के लिए मेडिकल लगवा दिया था। हम लोगों ने शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी मेरी बेटी को दिखाया था। मेरी बेटी जब उनकी दवाई खाती थी तो उसे कुछ दिन तक फर्क रहता था, लेकिन फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। अब तक उसके इलाज में काफ़ी सारा पैसा खर्च हो चुका था, क्योंकि हम 6 से 7 डॉक्टर उसके लिए बदल चुके थे। बाकी उसे कोई परेशानी नहीं थी, बस उसे बार बार बुखार आता रहता था। डॉक्टर ने मेरी बेटी की रिपोर्ट्स भी की थी। उसकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आई थी। रिपोर्ट्स में कोई ऐसा वायरल बुखार या कोई भी ऐसी बीमारी सामने नहीं आई थी जिसका ट्रीटमेंट उसे मिल सके। बड़ी ही परेशानी वाली बात थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मीनू हमारी इकलौती बेटी थी। उसको तकलीफ में देखकर हमें भी बहुत तकलीफ होती थी। मैं और मेरे पति उसके लिए बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मैंने जतिन को मीनू की दवाई लेने के लिए मेडिकल पर भेज दिया था। हमें दोपहर के 3 बजे मीनू को वो दवाई देनी थी, जबकि जतिन 2 बजे मेडिकल गया था। मेडिकल ज़्यादा दूर भी नहीं था, करीब में ही बना हुआ था। उस दिन जतिन दवाई लेकर बहुत देर में आया था। जतिन जब किसी काम के लिए जाता था तो वक्त से पहले ही घर पर आ जाता था, लेकिन आज उसे कुछ ज़्यादा ही देर लग रही थी। जब वो दवाई लेकर घर वापस आया तो मेरे पति उस पर बरसने लगे और उससे कहने लगे कि हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं,
मीनू को दवाई 3 बजे देनी थी, लेकिन अब 3:30 बज चुके हैं। आखिर तुम कहाँ पर रह गए थे? जतिन कहने लगा, मेडिकल पर बहुत भीड़ हो रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। मैंने अपने पति को समझाया कि आपको उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, कोई मजबूरी ही होगी तभी उसे देर हो गई होगी। मैंने देखा था कि जतिन मेरे पति के डांट सुनने के बाद बहुत खोया खोया सा था। न जाने उसे क्या हो गया था। दवाई देने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया था। मेरे पति भी बहुत परेशान थे। उनके मुंह से गुस्से से ये सब कुछ निकल गया था, वरना वो जतिन को कभी डांटते नहीं थे, क्योंकि इस दौरान वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थे, इसलिए उन्हें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। मेरी बेटी को हमने दूसरे शहर के डॉक्टर को दिखाया था। मेरी बेटी को इस डॉक्टर की दवाई खाने से थोड़ा सा फर्क हुआ था, लेकिन फिर दोबारा उसकी कंडीशन पहले जैसी ही हो गई थी। मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही थी। एक तो मैं मीनू की तरफ से बहुत परेशान थी, और दूसरा मैं नोटिस कर रही थी कि जतिन कई दिनों से बहुत खोया खोया सा था। हम दोनों पति पत्नी से ठीक से ना तो बात करता था और ना ही हमसे नजरें मिलाता था। उसका बिहेवियर शुरू से ही ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। मुझे लगा घर का माहौल बदलने की वजह से उसका भी मूड ऑफ रहने लगा है, क्योंकि मेरी बेटी की जिस दिन से तबीयत खराब हुई थी उस दिन से घर की खुशहाली भी गायब हो गई थी। मेरे पति का मीनू पर काफी सारा पैसा खर्च हो चुका था। एक दिन मैं और मेरे पति कमरे में बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, और बातें करते करते हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे कि ना जाने मीनू को क्या हो गया और उसकी तबीयत कब ठीक होगी। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बेटी की तबीयत ठीक हो जाए। इतनी ही देर में जतिन हम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया था। उसने जब हमें रोते हुए देखा तो कहने लगा कि मालिक मालकिन, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पति ने कहा कि हाँ बताओ क्या बात है। जतिन ने कहा कि आप लोग मीनू बेबी के लिए बहुत परेशान हो रहे हो। मैं भी चाहता हूँ कि मीनू बेबी जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि वो मेरे साथ पहले की तरह हंसी मजाक कर सके। मैंने कहा, हाँ तो फिर वो कैसे ठीक होगी, क्योंकि हम काफ़ी सारे डॉक्टर से उसका इलाज करवा चुके हैं। उसकी बीमारी का भी पता नहीं चल पाता कि उसे क्या हो गया। तभी जतिन कहने लगा कि मेरे पास एक उपाय है। अगर आप लोग मेरी बात का विश्वास करो तो मैं आपको अपना एक उपाय बताता हूँ, क्योंकि मेरे इस उपाय से मीनू बेबी गारंटी से ठीक हो सकती है। मैंने और मेरे पति ने उसे चौंक कर देखा और कहा कि जल्दी से वो उपाय बताओ जिससे हमारी बेटी ठीक हो सकती है। हम तो अपनी बेटी की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जतिन कहने लगा कि हमारे अपने ही राजस्थान में एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ पर एक ऐसे बाबा जी हैं जो जितनी भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त पेशेंट होता है उसकी बीमारी को अपने इलाज से दूर कर देते हैं। उन्होंने ना जाने ऐसे कितने मरीज को अपने इलाज से ठीक किया, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स की दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो गए, मगर ठीक नहीं हो पा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी जान पर भी बन आई थी, लेकिन बाबा जी के लगातार इलाज से वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मीनू बेबी को एक बार बाबा जी के दर्शन करवा दें। बाबा जी ज़रूर उनको ठीक कर देंगे। वो उनका इलाज खुद करेंगे और फिर मीनू बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे तो बाबा जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उन बाबा से अपना इलाज करवा चुके हैं और आज वो बिल्कुल सेहतमंद और ठीक हैं। जतिन की बात सुनकर मैं और मेरे पति सोच में पड़ गए थे। हम लोग बाबाओं को मानते तो नहीं थे, लेकिन जब जतिन इतने भरोसे के साथ ये बात बता रहा था तो हमने सोचा कि एक बार हम अपनी बेटी को बाबा से मिलवा देते हैं, देखते हैं कि बाबा हमारी बेटी का इलाज किस तरह से कर सकते हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी बेटी ठीक हो जाए, बाकी हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं था। और अगर हमारी बेटी को बाबा ही ठीक कर सकता था तो हम बाबा के पास भी जाने के लिए तैयार थे। जतिन की पूरी बात सुनने के बाद मैंने और मेरे पति ने यही फैसला किया था कि हम मीनू को बाबा जी के पास लेकर चलने के लिए तैयार हैं। हमारी इस बात पर जतिन भी बहुत खुश हो गया था। जतिन ने कहा था कि कल सुबह हम लोग बाबा जी के पास चलेंगे, और अगले दिन सुबह 7 बजे ही हम मीनू को लेकर घर से निकल गए थे। हमारे साथ जतिन भी गया था, क्योंकि उसी ने बाबा जी का घर देखा हुआ था। उसने हमें बताया था कि बाबा जी मीनू बेबी को पहली नज़र में देखकर ही उनकी बीमारी के बारे में बता देंगे। हम लोग राजस्थान के इस छोटे से कस्बे में आ गए थे। मेरे पति हमें अपनी ही गाड़ी से यहाँ लेकर आए थे। मेरी बेटी की हालत बहुत सीरियस थी। उसे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो रही थी कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। इस जिले में आने के बाद जतिन ने एक छोटे से घर के सामने गाड़ी रोकने के लिए कहा था, और फिर हम सब लोग गाड़ी से उतरकर खड़े हो गए थे। पहले जतिन घर के अंदर गया था। उसे घर के अंदर गए हुए लगभग 10 मिनट हो गए थे। जैसे ही जतिन घर से बाहर आया
तो हमने उससे कहा कि जतिन, किस बात की देरी है, तुम अंदर क्या कर रहे थे? जतिन कहने लगा कि मैं बाबा जी से बात कर रहा था। मैंने कहा था कि मीनू बेबी का अच्छी तरह से इलाज करना, ये सब मेरे अपने ही तो लोग हैं। हम जतिन के इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए थे, मगर हैरानी वाली बात ये थी कि जतिन अपने बचपन से हमारे यहाँ पर रह रहा था। उसने पहले तो कभी इस बाबा का कोई जिक्र नहीं किया था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जतिन ने हमें इसलिए नहीं बताया हो क्योंकि हम ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते। जतिन ने बताया था कि ये बाबा उसके किसी दोस्त की जान पहचान का बाबा है। जतिन ने हमें घर के अंदर चलने के लिए कहा। मैं अपनी बेटी को पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर जा रही थी। मेरी बेटी मुझसे पूछने लगी, हम लोग कहाँ आए हैं? तो मैंने उसे बताया कि हम यहाँ तुम्हारा इलाज करवाएंगे। वो कहने लगी कि यहाँ पर कोई डॉक्टर रहते हैं? मैंने कहा कि नहीं, एक बहुत जाने माने बाबा हैं, उनसे हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे और देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इस बाबा के बारे में हमें जतिन ने बताया है। ये कहते हुए मेरी बेटी घर के अंदर चलने लगी। पीछे पीछे मेरे पति भी आ रहे थे, जबकि सबसे आगे जतिन चल रहा था। मेरे पति कहने लगे कि बड़ी ही अजीब बात है, ये बाबा अगर जाना माना है तो यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी जतिन पलटकर देखने लगा और कहने लगा कि मालिक, अभी सुबह के 7:30 ही बजे हैं। हम यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए, इसलिए यहाँ आपको बाबा जी के भक्त दिखाई भी नहीं दे रहे, वरना तो यहाँ भक्तों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है। दूर दूर से लोग बाबा जी से अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। ये तो मेरी जान पहचान की बात है, इसलिए बाबा जी ने हमें सुबह सवेरे ही बुलाया है ताकि हमें भीड़ का सामना न करना पड़े। ये बात सुनकर मैं और मेरे पति बहुत तसल्लीमंद हुए थे। ये तो बहुत अच्छी बात थी, इस तरह तो हमारा भी वक्त बच सकता था। जतिन हमें बाबा जी के पास ले गया था। ये बाबा अपने ही घर के कमरे के अंदर बिस्तर पर बैठा हुआ था। इसके पास 2 लड़के भी मौजूद थे। ये दोनों ही लड़के जतिन की ही उम्र के थे। बाबा ने पहले मेरी बेटी का हाथ पकड़कर देखा तो हमने उन्हें अपनी बेटी की सारी परेशानी के बारे में बता दिया था कि किस तरह से हम अपनी बेटी का कितने लंबे समय से इलाज कर रहे हैं और उसकी हालत में किसी तरह से भी सुधार नहीं हो पा रहा। मेरे पति ने कहा कि बाबा जी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? पहले तो बाबा काफ़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा कि हाँ, आपकी बेटी ज़रूर ठीक हो जाएगी, मगर इसके इलाज में 3 महीने का समय लगेगा। 2 महीने तक तो इसको हर हफ्ते आपको हमारे यहाँ लाना होगा। हम इसका इलाज किया करेंगे। पूरे 2 महीने आपको अपनी बेटी की तबीयत में कोई भी सुधार नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 3रा महीना लगेगा आपकी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और 3 महीने पूरे होते ही आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा जी की बात सुनकर हम दोनों पति पत्नी के चेहरे पर तसल्ली के साथ साथ मुस्कुराहट भी आ गई थी। हमने कहा कि बाबा जी, आप हमारी बेटी का इलाज शुरू कर दो। मेरे पति कहने लगे, बाबा जी, आखिर हमारी बेटी को परेशानी क्या है? क्यों उसका इलाज डॉक्टर से होने के बावजूद भी उसे कोई दवाई नहीं लगती? बाबा जी कहने लगे कि इसे कोई अंदरूनी बीमारी नहीं है, बल्कि आपकी बेटी किसी गंदी आत्मा की चपेट में आ गई थी, तभी तो उसे कोई दवाई नहीं लग रही। हम आपकी बेटी को ठीक कर देंगे। बाबा की बात सुनकर हम दोनों बहुत डर गए थे। जतिन कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि बाबा जी के पास हर बीमारी का इलाज होता है। जतिन बार बार उन दोनों लड़कों से भी बात कर रहा था जैसे वो उन दोनों को पहले से जानता हो। बाबा जी ने कहा कि हमें आपकी बेटी का इलाज आज से ही शुरू करना होगा। हम तो अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए तैयार थे। हमने कहा कि आप हमारी बेटी का जैसे चाहें वैसे इलाज कर सकते हो। बाबा जी ने पीछे वाले लड़के को इशारा किया। वो लड़का हमारे करीब आया और मेरी बेटी को उठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इसे कमरे में लेकर जाना होगा। बाबा जी इसका कमरे के अंदर ही इलाज करेंगे। मेरी बेटी के साथ साथ मैं भी उठकर खड़ी हो गई थी ताकि अपनी बेटी के साथ कमरे के अंदर जा सकूं। लेकिन उस लड़के ने कहा कि आपको कमरे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ आपकी बेटी ही जा सकती है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी थी। मैं जतिन से कहने लगी कि जतिन, ये लोग मीनू को अकेले ही ले जा रहे हैं, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, मैं भी उसके साथ जाना चाहती हूँ। जतिन कहने लगा कि मालकिन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाबा जी अकेले में ही मरीजों का इलाज करते हैं। आखिरकार मीनू बेबी पर गंदी आत्मा का साया आ गया है, ऐसे इलाज बाबा जी सबके सामने तो नहीं कर सकते ना। मेरे पति ने भी फिर मुझे समझाया कि अब जब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो बाबा को उसके तरीके से इलाज करने देते हैं। अब मुझे मजबूरन खामोश होना पड़ गया था। वो दोनों लड़के मेरी बेटी को पकड़कर कमरे के अंदर ले गए थे। उसके बाद बाबा जी भी चले गए। हम दोनों पति पत्नी को बाहर ही बैठा रहने के लिए कहा गया था।
हमें बाहर इंतज़ार करते करते लगभग 1 घंटा हो गया था। जतिन हमारे साथ ही मौजूद था, बल्कि बाबा और उसके दोनों साथी कमरे के अंदर ही थे। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने जतिन को आवाज़ लगाई थी और जतिन भी कमरे के अंदर चला गया था। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जतिन के कमरे के अंदर जाने के बाद बाबा और उसके दोनों साथी कमरे से बाहर निकल आए थे। बाबा ने हमसे कहा कि आपकी बेटी को अभी 1 घंटे में ठीक करके आपके साथ भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपकी बेटी को कुछ दवाइयाँ दी गई हैं और मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। इसी तरह का इलाज आपको हर हफ्ते यहाँ आकर अपनी बेटी का करवाना होगा। और याद रखिएगा कि इस पूरे 2 महीने आपकी बेटी की तबीयत में सुधार आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन तीसरे महीने में गारंटी के साथ आपकी बेटी की तबीयत ठीक होने लगेगी। मेरे पति कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा जी कहने लगे कि जतिन आपकी बेटी की अंदर सेवा कर रहा है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में आप अपनी बेटी को घर लेकर जा सकते हैं। मेरे पति कहने लगे कि बाबा जी आपकी कितनी फीस होगी? तो बाबा ने कहा कि आप अपनी खुशी से जितने पैसे देना चाहें दे सकते हो, लेकिन मैं अपनी मुंह मांगी कीमत तो तब लूँगा जब आपकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मेरे पति कहने लगे कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं आपको आपकी मुंह मांगी ही कीमत दूंगा, आप फिक्र न करें। मेरे पति ने अभी तो फिलहाल बाबा जी को 2000 रुपये दिए थे। थोड़ी देर बाद हमारी बेटी को जतिन कमरे से बाहर लेकर आ गया था और फिर हम लोग मीनू को लेकर घर आ गए थे। बाबा जी ने मेरी बेटी को कागज़ की पुड़िया में कुछ दवाइयाँ दी थी जो हमें उसे सुबह शाम खिलानी थी। इसके बाद भी हम लोग हर हफ्ते अपनी बेटी को बाबा जी के पास लेकर जाते थे। बाबा जी बंद कमरे के अंदर मेरी बेटी का इलाज किया करते थे और बाहर बैठकर अपनी बेटी के आने का हम इंतज़ार किया करते थे। इसी तरह से 1 महीना गुजर गया था। एक दिन मैंने देखा था कि मीनू को बहुत उल्टियाँ आ रही थी, उससे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बार बार वो यही कह रही थी कि मम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं। उस समय मेरे पति घर में मौजूद नहीं थे। मैंने अपने पति को फ़ोन करके मीनू की इस कंडीशन के बारे में बताना चाहा था कि वो घर आ जाएं और हम दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ ले जाएं। मैंने यही बात कहते हुए अपना मोबाइल टेबल से उठाया था, तभी जतिन मेरे करीब आया और मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर कहने लगा कि मालकिन आप क्या करने जा रही हो? हमें इसको ऐसी हालत में डॉक्टर के पास नहीं बल्कि बाबा जी के पास लेकर जाना चाहिए। इन दिनों मीनू का इलाज डॉक्टर से नहीं बाबा जी से चल रहा है और आपको तो पता है ना कि डॉक्टर का इलाज करवाने मीनू बेबी पर बाबा जी का इलाज कोई असर नहीं करेगा। बाबा जी ने तो आपसे कहा ही हुआ है कि इस दौरान अगर मीनू बेबी की तबीयत बिगड़ने लगे तो आप परेशान मत होना, बल्कि उन्होंने जो दवाई दी है वो दवाई खिला देना। मैं अभी मीनू बेबी के लिए दवाई लेकर आता हूँ। मैंने सोचा कि जतिन ठीक कह रहा है और फिर हमने मीनू को बाबा जी की ही दी हुई पुड़िया की दवाई खिला दी थी। अब काफ़ी दिन इसी तरह से गुजर गए थे। जब जब मेरी बेटी की तबीयत खराब होती जतिन बाबा जी की दी हुई दवाइयाँ उसे खिला दिया करता था। मैंने देखा था कि मीनू की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। उसकी कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि वो ज़मीन पर ठीक से चल भी सके। अपनी बेटी की हालत देखकर मुझे रोना आता था, लेकिन फिर मैं ये सोचकर सब्र कर लिया करती थी कि बाबा ने इस बात की गारंटी ली है कि तीसरा महीना लगते ही मेरी बेटी की तबीयत में सुधार आने लगेगा। अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए थे। हम लोग कई बार बाबा जी के पास जा चुके थे, लेकिन मैंने देखा था कि जतिन मुझे बहुत परेशान लगता था और बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था। एक दिन जैसे ही मैं किचन के अंदर आई तो मैंने देखा था कि जतिन किचन से निकल रहा था। मैंने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन जब मैं अकेली किचन में अपना कुछ काम करने लगी तो मुझे चूहे मारने की दवाई का पैकेट ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा कि हो सकता है जतिन ने चूहे मारने की दवाई घर में कहीं रखी होगी, क्योंकि हमारे घर में इन दिनों 2-3 चूहे नज़र आ रहे थे। मैंने वो पैकेट उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। शायद जतिन इस पैकेट को डस्टबिन में डालना भूल गया था। दोपहर के टाइम पर जतिन मीनू को खाना देने के लिए गया था। उसी समय मैं भी मीनू के कमरे में चली गई। मुझे देखकर अचानक जतिन के चेहरे पर पसीना आने लगा था। वो मुझसे कहने लगा कि मालकिन आप यहाँ क्यों आ गई? मैं मीनू बेबी को खाना दे देता। मैंने कहा मैं फ्री ही तो बैठी थी। मैंने सोचा मैं अपने हाथों से मीनू को खाना खिला देती हूँ। मेरी बात सुनकर जतिन बहुत घबरा गया था। न जाने उसको क्या हुआ था कि उसने खाना उठाया और कहने लगा कि मैं मीनू बेबी के लिए दूसरा खाना लेकर आता हूँ, ये ठंडा हो गया। मैं उसे आवाज़ लगाती रह गई थी, मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी।
कई दिनों से वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। एक दिन मैं और मेरे पति मीनू के स्कूल जा रहे थे क्योंकि हमें उन लोगों से मीनू की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। जतिन से हम लोगों ने कह दिया था कि वो घर का दरवाज़ा ठीक से बंद कर ले और मीनू का ध्यान रखे क्योंकि हमें घर आने में समय लगेगा। मीनू का स्कूल हमारे घर से काफ़ी दूर था। हम दोनों पति पत्नी घर से निकल आए थे। हम थोड़ी ही दूर तक पहुंचे थे कि अचानक मेरे पति को याद आया कि वो अपना मोबाइल घर पर ही भूल आए। हम दोनों जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे तो ये देखा कि हमारे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ही हम लोग घर के अंदर गए तो ये देखकर दंग ही रह गए कि घर पर मेरी छोटी बहन पूर्वी आई हुई थी। वो हम लोगों को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि मैं बिल्कुल अभी अभी आई हूँ, आपके नौकर ने दरवाज़ा खोला तो इसने बताया कि आप दोनों स्कूल गए हुए हैं। हम दोनों ने खुश होते हुए कहा कि चलो ये तो अच्छी बात है, इस तरह हमें पता चल गया कि तुम आई हो। मेरी बहन कहने लगी कि दीदी मैं अब कुछ दिन आप लोगों के साथ ही रहूंगी, वैसे भी आप लोगों से दूर काफ़ी दिन हो गए। मैंने सोचा कि मीनू की भी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन आपके साथ भी गुजार लूंगी। मेरे पति ने मोबाइल उठाया और वो मुझे स्कूल चलने के लिए कहने लगे। मैं अपने पति के साथ स्कूल के लिए आ गई थी और अपनी बहन से कह दिया था कि तुम कुछ देर आराम करो, हम लोग जल्दी ही आने की कोशिश करेंगे। मगर मैंने इस दौरान देखा था कि जतिन बहुत घबराया घबराया सा लग रहा था। पता नहीं उसके चेहरे पर ये घबराहट क्यों थी। फिलहाल स्कूल में बात करने के बाद हम लोग घर आ गए थे। मेरी बहन के आ जाने से घर का माहौल बहुत ही खुशी भरा हो गया था क्योंकि वो मीनू का बहुत ख्याल रख रही थी। उसने कहा था कि मैं मीनू की सारी जिम्मेदारी लेती हूँ। अगले ही दिन हमें बाबा जी के यहाँ मीनू को लेकर जाना था, मगर मैं इस बात से डर रही थी कि अब मेरी बहन हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए आ गई है तो फिर हम लोग मीनू को बाबा जी के यहाँ कैसे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि मेरी बहन इन बातों के बहुत खिलाफ थी। अगर उसे पता चल जाता कि हमने अपनी बेटी का इलाज बाबा से करवाया तो वो हमसे लड़ने झगड़ने लग जाती। वो पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वैसे तो हम भी बाबा को नहीं मानते थे, लेकिन हम अपनी बेटी की तरफ से मजबूर हो गए थे। हमें अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैंने इस बारे में अपने पति को बताया तो वो भी कहने लगे कि तुम ठीक कह रही हो, पूर्वी के सामने तो हम ये सब नहीं कर सकेंगे और ना ही उसके सामने हम मीनू को दवाई खिला सकेंगे, क्योंकि पूर्वी दवाई देखते ही समझ जाएगी कि ये किसी डॉक्टर की दवाई नहीं है। मैं और मेरे पति अभी कमरे में बैठे हुए ये सारी बातें कर ही रहे थे, इतने में ही पूर्वी कमरे में आ गई और कहने लगी कि क्या बातें हो रही हैं। हम लोगों ने जल्दी से बात को टालने की कोशिश की, मगर ना जाने क्यों मुझे पूर्वी पर शक हो रहा था कि उसने हमारी थोड़ी थोड़ी बातें सुन ली हैं। हम दोनों पति पत्नी ये बात भूल गए थे कि हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगले दिन हम बड़ी मुश्किल से पूर्वी को घर का काम देकर मीनू को डॉक्टर के यहाँ ले जाने का बहाना करके घर से निकल आए थे। हम लोगों को खाली हाथ निकलता हुआ देखकर पूर्वी को हम पर शक हुआ था। पूर्वी कहने लगी कि आप लोग मीनू को डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मीनू को दवाइयों के पर्चे और रिपोर्ट्स वगैरह भूल रहे हैं। मैं और मेरे पति इस बात पर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे क्योंकि हमारी समझ नहीं आ रहा था कि हम पूर्वी को क्या जवाब दें। फिर अचानक जतिन कहने लगा, मैंने मालिक की गाड़ी में पहले ही सब कुछ रख दिया है। ये बात सुनकर जल्दी से हमारी जान में जान आई थी। फिर हम लोग हंसने लगे। मैंने कहा, हाँ जतिन पहले ही सारे काम कर लेता है। उस दिन भी हम जैसे तैसे मीनू को बाबा जी के यहाँ दिखाकर आ गए थे। हमें बाबा जी के यहाँ से आने में 2 घंटे लग गए थे। इस बार मैंने जतिन से कहा था कि पूर्वी घर में आई हुई है, वो अकेली है, तुम घर में ही रुक जाओ, मगर जतिन मान ही नहीं रहा था। वो ज़बरदस्ती हमारे साथ चला गया था। इस बार भी सुबह के 7 बज रहे थे। हम इस बाबा के पास चौथी बार जा चुके थे, लेकिन अभी तक हमने अपने अलावा यहाँ पर दूसरे किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा था जो अपना इलाज करवाने आता हो। हर बार जतिन हमारे सवाल पर यही जवाब देता था कि हम बहुत सवेरा आ जाते हैं ना, इसीलिए हमें कोई दिखाई नहीं देता। बाकी यहाँ 2-3 घंटे बाद तो बहुत भीड़ हो जाती है, लेकिन इन 2-3 घंटों में भी हमारे सामने कोई भी नहीं आता था। हम लोग जब घर पहुँचे तो पूर्वी बड़ी गौर गौर से मीनू को देख रही थी क्योंकि मीनू पर बेहोशी सवार होती थी। पूर्वी ने मीनू की तरफ देखकर कहा कि दीदी इसकी कंडीशन कैसी हो रही है, क्या डॉक्टर ने इसे कोई हैवी इंजेक्शन लगाया है? मेरे पति ने कहा कि हाँ ऐसा ही है, अभी थोड़ी देर में मीनू ठीक हो जाएगी। फिलहाल उस समय तो जैसे तैसे वो बात खत्म हो गई थी, लेकिन मीनू की कंडीशन देखते हुए पूर्वी हम लोगों से जिद करने लगी थी कि उसे मीनू की रिपोर्ट्स और दवाइयों के पर्चे देखने हैं। वो देखना चाहती है कि इस डॉक्टर ने आखिर किस तरह की दवाइयाँ मीनू को दी हैं।
कई दिनों तक तो हम पूर्वी को टालते रहे, मगर पूर्वी थी कि हमारी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसका कहना यही था कि मुझे मीनू की कंडीशन ठीक नहीं लग रही, आपको इस डॉक्टर से मीनू का इलाज नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मीनू को अभी भी उल्टी और चक्कर आते ही थे। मीनू सारा सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी, जबकि पूर्वी हमेशा मीनू के साथ रहती थी। पूर्वी ने एक दिन मुझसे जतिन की शिकायत की थी। पूर्वी कहने लगी कि आप लोगों ने अपने घर के नौकर को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ाया हुआ है। ये नौकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि जब जब ये कमरे के अंदर आता है मीनू को बड़ी गौर गौर से देखता है। मैंने पूर्वी को समझाने की कोशिश की थी कि जतिन बहुत अच्छा लड़का है, वो और उसकी बहन हमारे पास कई सालों से काम कर रहे हैं। उसकी बहन की शादी हो गई तो अब वो अकेला ही हमारे साथ रहता है। बहुत भरोसेमंद और प्यारा बच्चा है। पूर्वी कहने लगी कि नहीं दीदी, मुझे इस लड़के पर एक अजीब सा शक होता है। न जाने क्यों ये लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। आपको नहीं पता, ये मीनू का हर काम खुद करता है। आपको नहीं लगता कि मीनू जवान हो रही है और खूबसूरत भी है? ये भी तो जवान लड़का है। कब किसकी नीयत खराब हो जाए इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपको इस लड़के से अपनी बेटी को बचाकर रखना होगा। मैंने पूर्वी से कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने कभी भी जतिन को अपने घर का नौकर नहीं समझा, बल्कि मैं तो उसे अपना बेटा समझती हूँ। वो हमारे इतने काम में आता है और तुम उस पर शक कर रही हो। पूर्वी कहने लगी कि दीदी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जिस घर में जवान बेटी होती है उस घर के पेरेंट्स को एक एक कदम देखभाल कर उठाना चाहिए। और उस दिन भी जब मैं यहाँ आई थी तब आप लोग मीनू के स्कूल गए हुए थे और अपनी बीमार बेटी को अकेले उसके हवाले छोड़कर चले गए। मुझे तो उसी दिन ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया था, मगर मैंने आप लोगों से कुछ नहीं कहा था। जब मैंने इस नौकर को कहा हुआ है कि मैं मीनू के सारे काम खुद किया करूंगी, तो फिर ये क्यों बार बार उसके कमरे में आता रहता है? और एक बात ये कि आप लोग मीनू को आखिर ऐसे कौन से डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो जहां से आने के बाद उसकी कंडीशन इतनी खराब होती है? डर की वजह से मैंने पूर्वी को कुछ भी नहीं बताया था। मैंने उससे कहा, तुम यहाँ पर रहने के लिए आई हो, खुशी खुशी हम लोगों के साथ रहो और चली जाओ। हमारे घर की ज़्यादा डिटेल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इस बात पर पूर्वी को गुस्सा आ गया था। पूर्वी कहने लगी कि दीदी, मुझे आप लोगों की फिक्र है और सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे मीनू की है। वो आपकी इकलौती बेटी है। मैंने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें भी अपनी बेटी की बहुत फिक्र है। इस बात पर पूर्वी और मेरे बीच छोटा सा झगड़ा हो गया था। पूर्वी मुझसे नाराज़ हो गई थी और मीनू के कमरे में चली गई। इसी तरह हम पूर्वी के सामने लगभग 3 बार मीनू को बाबा के पास झूठ बोलकर लेकर जा चुके थे। हम हर बार पूर्वी से यही कहते थे कि हम मीनू को डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रहे हैं। अब बाबा जी का इलाज करते हुए दूसरा महीना भी पूरा होने वाला था। इस बार फिर से हम पूर्वी को यही कहकर गए थे कि हम मीनू को डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रहे हैं, और फिर हम लोग बाबा जी के यहाँ चले गए थे। बाबा जी ने हमारी बेटी को कमरे के अंदर ले लिया था, जबकि हम दोनों पति पत्नी बाहर ही बैठकर मीनू का इंतजार कर रहे थे। हम लोग यही बातें कर रहे थे कि पूर्वी अभी हमारे यहाँ 1 महीना और रहेगी। अभी हमें न जाने उससे कितनी बातें छुपानी पड़ेंगी। मीनू को अंदर गए हुए अभी आधा घंटा गुजरा था तो अचानक हमने देखा कि वहां पर पूर्वी आ गई। पूर्वी को उस जगह पर देखकर हम दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए थे। मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि मैं पूर्वी से क्या कहूँ। मेरे पति कहने लगे, पूर्वी तुम यहाँ कैसे आई? पूर्वी कहने लगी कि मैं उस डॉक्टर से मिलने आई हूँ जिससे मेरी भांजी मीनू का इलाज चल रहा है। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो डॉक्टर कितना टैलेंटेड है। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो सुबह के 7 बजे ही पेशेंट को अपने यहाँ बुला लेता है? और ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो ना तो कोई रिपोर्ट्स करवाता है और ना ही उसके पास दवाइयों का कोई पर्चा होता है? पूर्वी की बात सुनकर हम दोनों पति पत्नी तो जैसे पूरी तरह से खामोशी हो गए थे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक घर के अंदर पुलिस वाले आने लगे। पुलिस की वर्दी में इन लोगों को देखकर हम दोनों के तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने अपने पति की तरफ चौंकते हुए कहा, पुलिस यहाँ कैसे आई? क्या हुआ है यहाँ पर? तभी पूर्वी कहने लगी कि मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। मैंने ही पुलिस को यहाँ पर बुलाया है। पूर्वी ने पुलिस को कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मीनू कमरे के अंदर है। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रही हो पूर्वी? कमरे के अंदर मीनू का इलाज चल रहा है। पूर्वी कहने लगी, अभी आपको सब कुछ सच सच पता चल जाएगा कि कमरे के अंदर इलाज हो रहा है या फिर कुछ और। कमरे का दरवाजा बाबा और उसके दोनों साथियों ने अंदर से बंद किया हुआ था, जबकि जतिन भी कमरे के अंदर ही था। मैंने कहा, पूर्वी तुम ये क्या कह रही हो? तुमने पुलिस को यहाँ क्यों बुलाया?
पूर्वी कहने लगी कि दीदी, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ आप अपनी बेटी को लेकर आती हो तो आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पुलिस वालों ने दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने बड़ी देर से दरवाजा खोला था। जल्दी से पुलिस वालों ने उन सबको पकड़ लिया। दरवाजा खुलने के बाद जब हम सब लोग कमरे के अंदर गए तो ये देखकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी बेटी बहुत बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो पूरी तरह से बेहोश थी। मैंने जल्दी से अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश की और मेरे पति भी ये सब देखकर बहुत परेशान हो गए थे। मैं अपनी बेटी की हालत देखकर रोने लगी थी। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये तो मैं जानती थी कि ये बाबा मेरी बेटी का इलाज बेहोश होने के बाद करता था, लेकिन मेरी बेटी के तन पर तो उसके कपड़े भी नहीं थे, बल्कि उसने सफेद रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। ये सब उसकी ऐसी हालत क्यों कर रहे थे? मैं अपनी बेटी को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उठ ही नहीं रही थी। पुलिस वालों ने उन सबको पकड़कर मारना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने जैसे ही बाबा के मुंह पर थप्पड़ मारा तो उसकी दाढ़ी मूंछ निकलकर जमीन पर गिर गई थी। ये देखकर तो हम सबके होश उड़ गए थे कि वो कोई बाबा नहीं था, बल्कि एक जवान लड़का था जिसने बाबा का गेटअप बनाया हुआ था। मैं तो फटी फटी नजरों से इस बाबा को देख रही थी। पूर्वी कहने लगी कि ये रही आपके सामने सच्चाई। पुलिस ने उनसे पूछताछ करनी शुरू की तो वो तीनों सहम कर खड़े हो गए थे, जबकि जतिन भी एक तरफ खड़ा हुआ था। जतिन तो हमसे नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। मैं उस बाबा के पास गई और मैंने कहा कि बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? उसकी ऐसी हालत क्यों हो रही है? तो फिर एक एक करके उन्होंने पुलिस के डर से जो राज खोले थे उसने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। लेकिन इन लोगों से पहले ही पूर्वी बोल पड़ी थी। पूर्वी कहने लगी कि दीदी, आपको अपने इस नौकर पर बहुत भरोसा था ना, लेकिन मैं जिस दिन से आपके घर में आई थी मुझे उसी दिन से इस नौकर पर शक हो गया था, क्योंकि कई बार मैंने इसे फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। ये किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहता था कि मालकिन की बहन आई हुई है, वो बहुत ही चालाक और तेज़ है। मैं तो कई बार मीनू को अपने साथ लेकर जाने के लिए घर से निकला हूँ, लेकिन कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है कि मैं घर से निकल ही नहीं पाता। मैं तभी शक में पड़ जाती थी कि आखिर ये मीनू को कहाँ लेकर जाना चाहता है। और इसने ये भी कहा था कि हर वक्त पूर्वी मीनू के साथ चिपकी रहती है। हमें अपना बाबा वाला खेल जारी रखना होगा। एक दिन तो मैंने इसको फ़ोन पर बातें करते हुए ये भी सुना था कि इसने एक बार मीनू को मारने की कोशिश भी कर ली है, लेकिन ये नाकाम रहा। मैं आप लोगों से कई बार पूछ चुकी थी, मगर आप में से किसी ने भी मुझे इस बाबा के बारे में कुछ नहीं बताया, तो फिर मजबूरन मुझे मीनू से ही बात करनी पड़ी। मैंने मीनू से पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, वो लोग तुम्हें कहाँ लेकर जाते हैं? तो मीनू ने मुझे बताया कि वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक बाबा है जिससे वो लोग मेरा इलाज करवा रहे हैं। ये बाबा मुझे कोई ऐसी दवाई देता है जिससे मैं बेहोश हो जाती हूँ और उसके बाद मुझे अपना कोई होश ही नहीं रहता। मैं तभी समझ गई थी कि ज़रूर मीनू के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। मुझे शक हो गया था कि ये नौकर ठीक नहीं है। ज़रूर ये आप लोगों को किसी के साथ मिलकर बेवकूफ़ बना रहा है, और फिर आप लोग भी मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। इसलिए मैंने ये सारी प्लानिंग की। मैं आप लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। मैंने पुलिस को पहले ही कॉल कर दी थी और सब कुछ बता दिया था, ताकि अगर मुझे यहाँ पहुँचने के बाद कुछ गड़बड़ लगे तो मैं इन सब लोगों का पर्दाफाश करने में कामयाब रहूँगी। अब ये लोग खुद बताएंगे कि आखिर ये कमरा बंद करने के बाद मीनू का ऐसा कौन सा इलाज करते हैं। और बाबा की हकीकत तो आपके सामने खुलकर आ ही गई है। ये कोई बाबा नहीं है, बल्कि ये बाबा बनने का ढोंग कर रहा है। और इन सब के साथ ये जतिन भी मिला हुआ है। मेरे पति जतिन के करीब पहुंचे और उससे कहने लगे कि जतिन, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। जतिन ने मेरे पति के आगे हाथ जोड़ लिया और कहने लगा कि मैं आपको सब बताता हूँ मालिक। मेरी कभी मीनू बेबी पर नीयत खराब नहीं हुई। मीनू बेबी की तबीयत खराब थी। एक दिन मैं उनके लिए दवाई लेने गया था, जब मुझे ये तीनों लड़के मिल गए और इन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया। कहने लगे कि तेरे मालिक की बेटी बहुत खूबसूरत है, इसे हमारे हवाले कर दे, किसी भी तरह से हमारे पास लेकर आ जा, हम तुझे कुछ पैसे देंगे और साथ ही साथ तुझे भी इसका मज़ा चखने देंगे। मैं तो इन सब लोगों से मना कर रहा था, जबकि मैंने ये भी कह दिया था कि मैं आपको सब कुछ सच सच जाकर बता दूंगा, मगर ये लोग मुझे बार बार लालच देते रहे। एक दिन मैंने भी मीनू बेबी को गौर से देखा तो वो मुझे सच में बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उन्हें देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। मैंने सोचा कि उन लड़कों की बात सही है, मुझे उनका कहना मान लेना चाहिए। यही सोचकर मैंने आप लोगों को बाबा वाली बात बताई। यहाँ पर कोई अपना इलाज करवाने नहीं आता। सबने बाबा बनकर इलाज करने के बहाने
मीनू बेबी के साथ सब कुछ गलत किया। मैंने भी इनका साथ दिया, उसके बदले ये लोग मुझे थोड़े से पैसे दे दिया करते थे। अब इस काम में धीरे धीरे मुझे भी मज़ा आने लगा था, इसीलिए मैं हर हफ्ते आप लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता था। जब से मीनू बेबी उल्टियाँ कर रही थी और बताती थी कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं, तब से मुझे शक होने लगा था कि ज़रूर मीनू बेबी प्रेग्नेंट है, तभी उन्हें ये सब हो रहा है। मैंने इन लोगों को मीनू बेबी की कंडीशन के बारे में बताया तो ये तीनों कहने लगे कि वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, इस तरह तो हम लोग फंस सकते हैं। इसलिए मैंने मीनू बेबी को मारने की प्लानिंग बनाई। मैंने मीनू बेबी को खाने में चूहे मार दवाई मिलाकर दे दी थी, लेकिन जब आप कमरे में आ गई तो आपको देखकर मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने खाना उठाया और मैं उसे फेंकने के लिए चला गया था। फिर मैंने सोचा कि मुझे मीनू बेबी को मारना नहीं चाहिए, बल्कि एक बार डॉक्टर से उनका चेकअप करवा लेना चाहिए कि क्या सच में वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं, या फिर ये मेरा वहम है। आप लोग जब स्कूल जा रहे थे तब मैं मीनू बेबी को पार्क के बहाने से अस्पताल लेकर जाने ही वाला था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया था। तभी दरवाजे पर मुझे आपकी बहन मिल गई और फिर उनके होते हुए मैं मीनू बेबी को लेकर नहीं जा सका। जिस दिन से आपकी बहन इस घर में आई है, मुझे मीनू बेबी से अकेले मिलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था और आप लोग पूर्वी मैडम से चोरी चुपके उन्हें यहाँ लाने लगे। हम लोग अपना काम कर लिया करते थे। मुझे माफ़ कर दो मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इन तीनों लड़कों की बातों में आ गया था। जतिन का इतना कहना था कि मेरे पति ने एक जोरदार थप्पड़ जतिन के मुंह पर मार दिया और कहा कि तू कितना घटिया इंसान है, हमने तुझ पर कितना भरोसा दिया, तुझे अपने घर में रहने की जगह दी और तूने हमारी ही बेटी के साथ ये सब कुछ किया। पुलिस वालों ने मेरे पति का हाथ रोक लिया था, जबकि मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उन तीनों लड़कों से भी पूछताछ हुई थी, उन्होंने भी यही सब कुछ बताया था जो जतिन ने बताया था। इन लड़कों ने मेरी बेटी को बेहोश इसलिए कर दिया था ताकि वो ये सब हमें ना बता सके कि उसके साथ ये लोग क्या करते हैं। पुलिस ने उन चारों को अरेस्ट कर लिया था। मैंने पुलिस से कहा था कि इन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मेरी बेटी की कंडीशन बहुत ख़राब थी। पूर्वी कहने लगी कि हमें पहले मीनू को अस्पताल लेकर चलना चाहिए, मीनू को इलाज की बहुत ज़रूरत है। हम लोग मीनू को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में उसका चेकअप हुआ तो एक और ख़बर थी जिसने हमारे होश उड़ा दिए थे, क्योंकि उन चारों लड़कों को ये बात कंफर्म नहीं हुई थी कि मीनू प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन अस्पताल आने के बाद ये बात कंफर्म हो गई थी कि मीनू प्रेग्नेंट ही थी। ये खबर सुनकर तो मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या होगा। फिर पूर्वी ने हमें तसल्ली दी और वो कहने लगी कि डॉक्टर ने बताया है कि अभी मीनू सिर्फ 2 महीने की प्रेग्नेंट है। हम चाहे तो मीनू का अबॉर्शन करवा सकते हैं। ये काम रिस्की तो है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक तो हमारी बेटी की इज्जत चली गई थी, दूसरा हम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हम दोनों पति पत्नी तो एक गहरे ही सदमे में चले गए थे, जबकि पूर्वी ने हिम्मत से काम लिया था और उसने हमारा बहुत साथ दिया था। पूर्वी ने मेरी बेटी का अबॉर्शन करवा दिया था। मेरी बेटी को जब ये बात पता चली तो वो भी बहुत परेशान हुई थी, बहुत रोई थी। उसकी तबीयत तो पहले ही ख़राब थी। उसका अबॉर्शन पॉसिबल नहीं था, उसकी जान पर भी बन सकती थी, लेकिन ये बच्चा तो वो पैदा नहीं कर सकती थी। अभी उसकी उम्र 14 साल थी। डॉक्टर ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर मेरी बेटी का अबॉर्शन किया था। पुलिस ने उन चारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी थी। मुझे आज भी इस हादसे पर बहुत अफसोस होता है कि हम एक ऐसे इंसान की बातों में आ गए जिसकी हमारी ही बेटी पर नज़र थी। कभी भी किसी गैर इंसान पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो आपके भरोसे का फ़ायदा उठा ले। ये अंधविश्वास हम लोगों में आज भी जिंदा है। हमें इस अंधविश्वास को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। मेरी बेटी को तो एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। पूर्वी ने फैसला किया था कि वो मेरी बेटी को अपनी जिम्मेदारी पर अमेरिका लेकर जाएगी और वहां जाकर उसका इलाज करवाएगी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज वहीं पर है। पूर्वी ने ये सब कुछ किया, जबकि मैं जतिन की खातिर पूर्वी को भी बुरा समझने लगी थी। मेरी बेटी का दुश्मन जतिन या वो तीनों लड़के नहीं थे, बल्कि उसके दुश्मन तो हम ही थे। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ था। क्यों हम उस जगह अपनी बेटी को लेकर गए? क्यों हमने अपनी बेटी को कमरे के अंदर अकेला जाने दिया? उन लोगों ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हमारी बेटी के साथ गलत किया था। अगर हम उनकी बातों में नहीं आते तो शायद हमें ये दिन देखना न पड़ता। आज इस बात को 15 साल गुजर गए। मेरी बहन मीनू को 5 साल के लिए अपने साथ अमेरिका ले गई। वहाँ पर उसने उसका इलाज करवाया। मेरी बेटी ठीक तो हो गई, मगर आज भी जब मुझे वो हादसा नज़र आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ऐसा नहीं था कि उन लड़कों ने एक या दो बार मेरी बेटी को देखा था, बल्कि वो लड़के काफी समय से मेरी बेटी का इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे हुए थे। इसलिए उन्होंने जतिन को मोहरा बनाया था। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों की रक्षा खुद कीजिए। मेरी इस कहानी से आप लोगों को इतनी सीख तो मिलेगी ही कि सबसे ज्यादा इंसान वहां पर जलील होता है जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और भरोसे के ही बिना पर वो अपना सब कुछ हार बैठता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।